नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर, जहां पर जेट और आईसीआर एग्जाम की तैयारी पूरे कंप्लीट पैकेज के रूप में कराई जाती है। जहां पर आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, डेली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, डेली आपको हैंड राइटिंग ऑनलाइन नोट्स मिलते हैं चैप्टर वाइज, और डेली एमसीक्यू क्वेश्चन या डेली क्विज मिलते हैं जहां पर आपको जेट या आईसीआर एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अभी तक नोट्स या क्विज क्वेश्चन पेपर या टेस्ट आप परचेज नहीं कर पाए, नहीं मिल पाए आपको, तो आप हमारा ऐप जो है श्री गोविंदम क्लासेज के नाम से है, फ्री में अवेलेबल है, उसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको टेस्ट और डेली हैंड राइटिंग नोट्स जो है अपलोड होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो सब कुछ ही टोटली फ्री है। ठीक है। दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली जैसे ही मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होती है, वीडियो लेक्चर्स या चैप्टर वाइज अपलोड होते हैं, आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास के बारे में हम बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंध के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था, संकरण के बारे में पढ़े थे। मुझे उम्मीद आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी हो तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि उसी को हम आगे इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। उस वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, लेक्चर बड़ा हो गया था, ज्यादा लेक्चर बड़ा हम नहीं करते हैं, 30 से 35 मिनट का लेक्चर रखते हैं, तो उसमें संकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले संकरण किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, पिछले चैप्टर में लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किसी भी यौगिक का संकरण क्या होता है और उस यौगिक की संरचना क्या होगी। माना कि sp3 संकरण है, sp2 संकरण है या sp3d संकरण है, तो उसकी संरचना क्या होगी, उसके अंदर बंध कोण क्या होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, या फिर जानेंगे कि रासायनिक बंध के प्रकार क्या होते हैं। रासायनिक बंध हमने पढ़ लिया था, अब उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि रासायनिक बंध के बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से, लेकिन बाद में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिनके द्वारा डायरेक्ट आप किसी भी आवर्त सारणी में कोई सा भी यौगिक है उसके मध्य में कौन सा बंध पाया जा रहा है वो हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जरूर अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और शुरू करते हैं, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि बहुत मजेदार चैप्टर आज का लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हम सबसे पहले संकरण के बारे में जानते हैं कि संकरण क्या होता है। ठीक है, संकरण के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। यहां पर मैं आपको बात कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पर, यहां पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि आपको टेबल मिल गई होगी जिसमें लिख रहा है अलग अलग प्रकार के संकरण हैं। एक तरफ होते हैं संकरण, कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कि sp संकरण, sp2 संकरण, ऊपर से नीचे जाते हैं तो sp2 संकरण पर यदि एक लोन पेयर, sp3 संकरण, sp3d स्क्वायर संकरण, इस प्रकार से। उसके बाद में यदि संकरण में कोई सा भी एक लोन पेयर है तो लोन पेयर की संख्या या उसकी डायरेक्ट संरचना, कि sp संकरण है तो संरचना क्या होगी उसकी, sp संकरण की ज्यामिति क्या होती है, तो sp संकरण की ज्यामिति होती है रेखीय, और रेखीय ज्यामिति होती है इसलिए इसके मध्य में बंध कोण पाया जाता है 180 डिग्री का। ठीक है, इसके उदाहरण आपको दे रखे हैं, जैसे इन सब में क्या होगा, sp संकरण होगा। दूसरा हमारा संकरण है sp2 संकरण। sp2 संकरण मतलब ये क्या होता है, sp2 कितने कक्षक है, यहाँ पर एक s कक्षक है और 2 p कक्षक है, टोटल 3 कक्षक है, इसीलिए इसकी ज्यामिति हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय, जिसके मध्य में बंध कोण हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, इसके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं। तीसरा है हमारा कि यदि sp2 संकरण में यदि एक लोन पेयर है तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, तो sp2 में यदि एक लोन पेयर होता है तो वहां पर लोन पेयर के द्वारा फोर्स होगा तो वो उसकी आकृति हो जाएगी V आकार की हो जाएगी, और बंध कोण वही रहेगा 120 डिग्री का। एग्जांपल जैसे कि ये सारे यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार का संकरण है हमारा जैसे कि sp3 संकरण। sp3 संकरण क्या होता है कि एक s कक्षक और 3 p कक्षकों के मध्य में बनता है, मतलब टोटल कितने कक्षक हैं, यहाँ पर 4 कक्षक हैं। चारों कक्षक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, और इनके मध्य में जो बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एग्जाम्पल आपको सामने देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं sp3 संकरण है, लेकिन वहां पर यदि एक लोन पेयर उपस्थित है तो उसमें उसकी आकृति हो जाती है त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, आपको आकृति बन जाएगी त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है, इसके मध्य में बंध कोण भी वही होता है। एग्जांपल जैसे कि NH3PH3। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब NH3 की संरचना जो होती है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और तीनों हाइड्रोजन जो है वो नीचे जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर संकरण तो sp3 है लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर उपस्थित है, इसीलिए इसकी संरचना क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय पिरामिडीय। यदि sp3 संकरण है और उसमें 2 लोन पेयर हैं तो उसकी आकृति हो जाएगी V आकार की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसी के साथ में नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा sp3d संकरण। sp3d संकरण, इसमें कितने कक्षक हो रहे हैं, इसमें 5 कक्षक आ रहे हैं, एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है, एक d कक्षक है, 5 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आकृति होती है या इसकी जो ज्यामिति हो जाएगी वो हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय मतलब 3 की त्रिकोणीय और 2 से बनती है द्विपिरामिडीय, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी आकृति हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है sp3d संकरण में यदि एक लोन पेयर है
sp3d संकरण में यदि एक लोन पेयर है तो इसकी आकृति हो जाएगी विकृत त्रिकोणीय, ठीक है, मतलब त्रिकोणीय होगी लेकिन वो थोड़ी सी विकृत हो जाएगी, ठीक है, बंद कोण वही रहेगा इसमें। उसी प्रकार से sp3d संकरण है तो इसमें इसका हो जाएगा 2, ठीक है, इसमें अगर 2 लोन पेयर है तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, टी आकार की हो जाएगी। उसी प्रकार से sp3d संकरण है और यदि लोन पेयर की संख्या 3 हो गई है तो उसकी आकृति हो जाएगी रेखीय, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट संकरण है sp3d स्क्वायर, sp3d स्क्वायर में एक लोन पेयर है, 0 लोन पेयर, इस प्रकार से चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे रासायनिक ये जो संकरण होते हैं, संकरण कौन सा होता है, किस प्रकार होता है, ये हमें क्लियर होता है। चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया संकरण के बारे में, आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि इस संकरण के अंदर कौन सी संरचना होगी, या बंद कोण का यहां से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रासायनिक बंध के बारे में। रासायनिक बंध हमने समझ लिया था कि क्या होता है, लेकिन अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारे आज का मेन टॉपिक है, रासायनिक बंध के प्रकार क्या होते हैं। उससे पहले हमें पता यह होना चाहिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि रासायनिक बंध क्या होता है, ठीक है। रासायनिक बंध, देखिए शब्द क्या है, रासायनिक और बंध, मतलब रासायनिक मतलब केमिस्ट्री, रसायन होगा लेकिन उसके मध्य में बंध होगा। बंध का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, बंध का मतलब हो रहा है बंधन। बंध को बंधन से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कनेक्टिविटी, कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसका किसके साथ में कनेक्शन है, बंध क्या है, ठीक है, किस प्रकार से बंध बनता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी जो यौगिक होता है उस यौगिक के मध्य में अणु या परमाणु होते हैं। वो अणु या परमाणु, माना कि एक अणु है ये, दूसरा अणु है बी, ये इन दोनों अणुओं के मध्य में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होते हैं। उनके मध्य में ये बंधन किस प्रकार का है। अब बंध कब बनता है भाई साहब, बंध बनता है जब हमारा आकर्षण होता है, ठीक है, बंध बनता है जब आकर्षण होता है। तो जब कोई भी यौगिक है उसके मध्य में 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु होते हैं, उनके मध्य में पाया जाने वाला आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक बंध कहलाता है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि रासायनिक बंध का मतलब क्या है कि कोई भी यौगिक होता है, जैसे HCl, H2O, H2N2, I2, Cl2, Br2, कुछ भी ले लो, ठीक है, इन दोनों में जैसे कि HCl ले लिया तो H और Cl, तो HCl हमारा पूरा यौगिक है, इसके मध्य में क्या हो रहा है, H परमाणु है और Cl परमाणु है। इन दोनों के बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जा रहा है, वो आकर्षण बल क्या कहलाता है, उसके मध्य में रासायनिक बंध कहलाता है। तो रासायनिक बंध की परिभाषा क्या होगी कि जब कोई भी यौगिक होता है उसके मध्य में अणु या परमाणु के मध्य में पाया जाने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। क्लियर है परिभाषा। कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं, आप माइंड में क्लियर रखिए, ठीक है, ओके। तो रासायनिक बंध में समझ में आगे क्या होता है कि कोई भी यौगिक है उसके मध्य में अणु परमाणु होते हैं, उनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है सर जी, रासायनिक बंध कहलाता है, ठीक है, बंधन, कनेक्टिविटी। अब इसके बात करते हैं हम प्रकारों के बारे में। किसके बारे में, प्रकार। देखिए रासायनिक बंध के अंदर क्या होता है, सीधी सी बात है, अणु यौगिकों के मध्य में पाया जा रहा है। तो कितने प्रकार का होता है इसमें है, जैसे सबसे पहला हमारा जो बंध होता है, सबसे पहला बंध आता है हमारा आयनिक बंध। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, पोस्ट करना भाई। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब रासायनिक बंध के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा रासायनिक बंध जो प्रकार आता है वो है आयनिक बंध। आपको दिख रहा है अभी, इस बार दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। आयनिक बंध, आयनिक बंध को हम वैद्युत सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत सहसंयोजी बंध भी, वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। दूसरा बंध आता है हमारा आणविक बंध। तीसरे प्रकार का बंध होता है धात्विक बंध, ठीक है। चौथे प्रकार का होता है सहसंयोजक बंध। और नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है
उप सह संयोजक बंध। 1 2 3 4 5 मुख्यतः जनरली 5 प्रकार के बंध होते हैं। कहीं कहीं आपको 2 प्रकार आयनिक बंध, सहसंयोजक धात्विक 3 प्रकार के मिल जाएंगे, सहसंयोजक उपसहसंयोजक 3 प्रकार मिल जाएंगे। लेकिन हम हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घूम फिर के ये सारे बंध होते हैं। कौन कौन से? आयनिक बंध जिसे वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं, आणविक बंध, धात्विक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। अब इनके बारे में हम एक एक पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली यहाँ पर एक बार क्लियर कर देते हैं अपन कि शॉर्टकटली समझ लेते हैं किस प्रकार होते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आयनिक बंध का मतलब क्या होता है? आयनिक बंध का मतलब होता है कि जब कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, समझना दोस्तों इस चीज को, जब कोई भी परमाणु होता है, जैसे कि परमाणु था ये परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु 2 कंडीशन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मैंने बार बार पहले रिपीट किया था, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाता है? धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है? ऋण आयन बनाता है। तो यहां पर 2 चीजें बनती हैं, या तो धनायन बनेगा मतलब पॉजिटिव आयन बनेगा, या नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो कोई भी परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके वो धनायन या ऋणायन बनाता है। वो धनायन या ऋणायन जब आपस में एक दूसरे के द्वारा जुड़ते हैं तो आयन होते हैं। ये धनायन है, ये ऋणायन है, दोनों आयन आपस में जुड़ रहे हैं, किसके द्वारा? आकर्षण बल के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो मतलब रासायनिक बंध तो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन ये आकर्षण बल या ये रासायनिक बंध किन के बीच में बन रहा है? ये आयनों के मध्य में बन रहा है। क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंध। क्लियर हो गया? सिंपल सी परिभाषा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। आयनिक बंध का मतलब क्या है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं, उनके मध्य में जो बंध पाया जाता है वो आयनिक बंध कहलाता है। वो आयन कौन से होते हैं? या तो धनायन हो सकता है या वो ऋणायन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जैसे कि सोडियम है, ठीक है। सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या बनाता है? Na+ बनाता है। उसी प्रकार से क्लोरीन है, क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करता है, ये क्या बनाता है? Cl- बनाता है। यहां पर ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया। ये इन दोनों के मध्य में क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। थोड़ी सावधानी, 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। इसने इसको दिया, इसने इससे ग्रहण कर लिया। तो यदि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये बात अपने अष्टक नियम में भी क्लियर कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के द्वारा कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। तो यहां पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये Na+ और Cl- आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। तो ये जो NaCl हमारा यौगिक है, ये यौगिक कौन सा यौगिक हो जाएगा? आयनिक यौगिक हो जाएगा। और इसके मध्य में जो बंध पाया जाएगा वो कौन सा बंध हो जाएगा? आयनिक बंध हो जाएगा। क्लियर है? आयनिक बंध समझ में आ गया? ज्यादा कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं इसमें, कि सिंपल सी बात याद रखनी है, आयनों के मध्य में जो बंध पाया जाता है वो क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से बनते हैं। चलिए, दूसरे प्रकार का बंध है हमारा आणविक बंध। पहले इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, फिर मैं इनको शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, ठीक है। दूसरे प्रकार का बंध है हमारा आणविक बंध। आणविक बंध का मतलब होता है कि कोई भी जो अणु होते हैं, ये इसी से रिलेटेड है। आणविक मतलब कोई भी जो अणु होते हैं उनके मध्य में जो बंध बनता है, ठीक है। मतलब जनरली क्या होता है कि H कक्षक या P कक्षक के अणु होते हैं, जैसे कि फास्फोरस ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो उन अणुओं के मध्य में जो बंध बन रहा है वो क्या कहलाएगा? आणविक बंध कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली, या H और Cl इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि धात्विक बंध, ये अणु के मध्य में बनेगा, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। धात्विक बंध, धात्विक मतलब क्या होता है? ये तो अणु के मध्य में बनता है, उसी प्रकार से ये किन के मध्य में बनेगा? धातुओं के मध्य में बनेगा। धातुएं क्या होती हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो दूसरी धातु से ग्रहण कर लेती है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धातु बनती हैं। उन धातुओं के मध्य में जो बंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सहसंयोजक बंध। क्या होता है सहसंयोजक बंध? क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनता है। ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा बन रहा था, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा, और ये बनेगा इलेक्ट्रॉन के सांझे के द्वारा। अष्टक नियम हम सबसे पहले प्रकार का पढ़ते हैं, आपको याद हो तो अष्टक नियम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अष्टक नियम जो है तत्व किस प्रकार करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा करके भी अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, जैसे कि N2 एग्जाम्पल देखा था हमने, या Cl2 एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? N2 में क्या हो रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, और इस नाइट्रोजन के भी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं? ये साझा कर लेते हैं। इस प्रकार से साझे के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्लियर?
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के सांझे के द्वारा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इन दोनों के मध्य में आकर्षण बल पाया जाएगा, मतलब बंध बन जाएगा। ये बंध जो है वो कौन सा बंध कहलाएगा? सह संयोजक बंध कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के सांझे के द्वारा कौन सा बंध बनता है? सह संयोजक बंध बनता है। क्लियर? इनकी मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें कोई सा भी बंध पहचानना है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया कि सह संयोजक बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के सांझे के द्वारा बनता है जब समान परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि अब यहां पर ध्यान से समझना, इससे पहले अष्टक नियम आपको समझना होगा। अष्टक नियम क्या होता है कि कोई भी परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, या मैं कहूंगी कोई भी परमाणु होता है वो नोबल गैस, जो आवर्त सारणी में सबसे लास्ट होती है, नोबल गैस विन्यास प्राप्त करना चाह रहा है, इसीलिए वो अपने बाह्यतम कोश में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे के पास जाता है, अष्टक बनाता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के द्वारा बना सकता है, अगर आदान प्रदान के द्वारा अपना अष्टक पूरा हो रहा है तो वहां पर कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध होगा। यदि इलेक्ट्रॉन के सांझे के द्वारा बंध अष्टक अपना पूरा हो रहा है तो वहां पर कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक बंध होगा। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहां पर क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि जब दो परमाणु होते हैं, ठीक है, दो परमाणु होते हैं, माना कि ए परमाणु और बी परमाणु, ठीक है, इसमें एक परमाणु का क्या होता है, अष्टक, एक यौगिक जो होता है उसका अष्टक पूरा होता है और दूसरे का अष्टक जो होता है वो अपूर्ण होता है। ठीक है, तो जिसका अष्टक पूरा होता है उसके पास में वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, इस अपूर्ण अष्टक वाले को दान कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण अष्टक वाला एक इलेक्ट्रॉन युग्म में अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक को दान कर देता है, परमाणु को दान कर देता है, और इस प्रकार से इन दोनों के मध्य में बंध बन जाता है। उस बंध को हम क्या कहते हैं? उस बंध को हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। बात आई कि नहीं समझ में? इसमें क्या होता है, दो यौगिक होते हैं जिसमें से एक का अष्टक पूरा हो रहा होता है, एक का पूरा नहीं हो रहा होता है। जिसका अष्टक पूरा होता है उसके पास में एक्स्ट्रा में लोन पेयर होते हैं, तो वो सोचता है कि यार हाँ मेरा अष्टक पूरा हो रहा है, मतलब मेरा पेट तो भर ही गया, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको किसी दूसरे को दे देता हूँ। तो वो क्या करता है, जिसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा होता है उसको दान कर देता है। तो इन दोनों में कनेक्टिविटी बन जाती है, बंधन बन जाता है, जुड़ जाते हैं दूसरे से। तो जुड़कर ये क्या बना लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है वो उपसहसंयोजक बंध बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट कि अपूर्ण अष्टक वाला यौगिक होता है और पूर्ण अष्टक वाला होता है। पूर्ण वाला अपूर्ण वाले को देता है। भाई हमारे घर में भी होता है कि नहीं होता, अपनी डेली लाइफ में भाई, हाँ, जो भी चीज होती है अपने पास में अगर है और किसी अपने पास में एक्स्ट्रा में पड़ी, किसी दूसरे को जरूरत है तो हम उसको दे देते हैं, तो लेकिन हमारे बीच में दोस्ती बन जाती है, यार तूने मेरा काम चला दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि NH3 और H+, ये यौगिक हैं। देखिए नाइट्रोजन NH3 का यहाँ पर अमोनिया का अष्टक पूरा हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन जुड़ता है यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन से। मैंने बताया था हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा किस प्रकार से करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा करता है, बाकी सभी परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन के द्वारा करते हैं। ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया 2 से। ओके जी, नाइट्रोजन की बात करते तो नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, 5 इसके पास थे, 3 हाइड्रोजन ले ली, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, ये यहां से ले लेगा। ठीक है, NH3 का अष्टक पूरा हो रहा है, लेकिन NH3 के ऊपर, ये नाइट्रोजन के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म था इसको इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़े को इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, और इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन युग्म भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनको बंध युग्म बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म अभी भी इसके पास में, नाइट्रोजन के पास में खाली है, मतलब एक्स्ट्रा के रूप में है। दूसरी तरफ देखते हैं H+ आयन है, मतलब हाइड्रोजन के पास में एक ही होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो बाह्यतम कोश में उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर H+ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। इस बेचारे के पास में पहले ही 1 था और 1 और इसने त्याग दिया, तो अभी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सोच रहा है यार कहीं से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। और NH3 जो है ये सोचता है कि यार मेरे पास में ये लोन पेयर एक्स्ट्रा में यूं ही पड़ा है, तो ये क्या करता है, इस लोन पेयर को इसको दान कर देता है कि तू 2 इलेक्ट्रॉनों को इस जोड़े को रख ले, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे लेता है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया और NH3 का ऑलरेडी था, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और इसके बीच में बंधन बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, और ये दोस्ती होकर क्या बना लेंगे, NH3 और H+ क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन किस प्रकार से बनेगा, ये दिख रहा है आपको नीचे, ये NH3 और तीर का निशान लगेगा H+ के रूप में। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, NH3 तीर का निशान लगेगा H+। तीर का निशान क्या होता है, ये तीर का निशान उपसहसंयोजक बंध को दर्शाता है। पहली बात, तीर का निशान क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध को दर्शाता है। दूसरी बात, ये तीर के निशान की दिशा जिस तरफ है वो ये बताती है कि भाई इधर से इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए गए इस परमाणु से इस परमाणु की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर तीर के निशान की दिशा किधर है, इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दान हुआ है किधर से, NH3 से H+ की ओर हुआ है। इस प्रकार से हम उपसहसंयोजक यौगिकों को
पहचानते हैं, उपसंयोजक बंध को पहचानते हैं। तो दोस्तों हमने 5 प्रकार के बंध पढ़ रहे थे रासायनिक बंध में, आयनिक बंध, आणविक बंध, धात्विक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। शॉर्ट एंड शीट में मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से बंध होते हैं, किस प्रकार से ये बंध बनते हैं। अब जो मेन बात है कि सर जी क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अब हम आगे इसमें देखते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा जिसको अब यहाँ पर हम हर एक के बारे में तो ये देख नहीं रहे, तो किस प्रकार से पहचानते हैं उसके बारे में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोई भी यौगिक है उसके मध्य में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो इसकी कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कि हम अगर हमें आयनिक बंध पहचाना तो किस प्रकार से पहचानी, तो आयनिक बंध क्या करते हैं कि जो हमारे आवर्त सारणी होती है, ठीक है, आवर्त सारणी यहां पर H होता है, यदि हाइड्रोजन और S ब्लॉक, हाइड्रोजन और S ब्लॉक के मध्य में यदि कोई भी बंध बन रहा है तो वो बंध कौन सा कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। याद रखना, यदि हाइड्रोजन और S ब्लॉक के मध्य में बंध बनता है तो बंध कौन सा कहलाएगा, आयनिक बंध कहलाएगा। और दूसरी बात, यदि S ब्लॉक और इधर होता है हमारा P ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में कोई भी बंध बनता है, माना कि H है इसने Cl के साथ बना लिया, या Na है NaCl के साथ, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में इन दोनों में जो बंध बनता है S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में, वो भी कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। तो आयनिक बंध पहचानने की 2 नियम है कि एक तो देख लो कि अगर कोई S ब्लॉक का तत्व है जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, S ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध होगा। दूसरी बात, यदि कोई भी S ब्लॉक का तत्व है और इधर से P ब्लॉक का तत्व है और वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं S ब्लॉक और P ब्लॉक का तत्व, तो वहां पर भी आयनिक बंध होगा। एग्जांपल जैसे कि NaCl, MgCl2, CaCl2। NaCl की बात करते हैं तो Na कहां पे आता है, यहां पे आता है, Cl कहां पे आता है, P ब्लॉक के अंदर आता है। तो Na और Cl के मध्य में जो बंध बन रहा है वो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से BeCl2, बी बेरिलियम कहां पे आता है, S ब्लॉक में आता है, और Cl2, Cl कहां पे आता है, P ब्लॉक में आता है। तो S और P ब्लॉक के मध्य में डायरेक्ट बंध बन रहा है तो ये भी कौन सा होगा, आयनिक बंध होगा। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। तो हाइड्रोजन से नीचे आना है, हाइड्रोजन और S ब्लॉक के मध्य में आयनिक बंध और S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य में आयनिक बंध, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, एक ट्रिक याद रख लेना, S और P के मध्य में आयनिक बंध होता है और हाइड्रोजन S ब्लॉक के मध्य में आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट आ जाओ, सहसंयोजक बंध किस प्रकार से पहचानेंगे। अब आणविक की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं, तो धातु मतलब जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं या जो भी धातु हैं उनके मध्य में जो बंध बन रहा है वो धातुक बंध बन रहा है। अब हमें सहसंयोजक बंध को पहचानना होता है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर 2 चीजें याद रखनी है कि समान प्रकार के परमाणु जितने भी हैं P ब्लॉक के अंदर, जैसे कि H2 को छोड़ दो, अगर जैसे हम बात करें N2, Cl2, Br2, F2, I2, ठीक है, समान प्रकार के जितने भी तत्व हैं उन सबके मध्य में P ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनके मध्य में कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध। क्लियर। P ब्लॉक के समान प्रकार के जितने भी तत्व हैं उनमें यौगिक में जो बंध बनता है वो कौन सा बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, समान परमाणु बंध, जैसे कि H2, N2, Cl2, Br2, I2, इस प्रकार के जितने भी एक जैसे हैं उन सब में सहसंयोजक बंध होगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन को ले लेना, यहाँ पर क्या लेना है, हाइड्रोजन और P ब्लॉक के मध्य में जो बंध बनेगा वो भी सहसंयोजक बंध ही होगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों जगह काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है। यदि हाइड्रोजन S ब्लॉक के साथ में क्रिया कर रहा है या यौगिक बना रहा है तो वो आयनिक बंध होगा, और यदि हाइड्रोजन P ब्लॉक के साथ में बना रहा है तो वो सहसंयोजक होगा, ठीक है। तो ये हमें पहचानना होगा कि कौन सा S ब्लॉक का तत्व है, कौन सा P ब्लॉक का तत्व है। और यदि S ब्लॉक और P ब्लॉक के अणु आपस में मिल रहे हैं तो वहां पर कौन सा होगा, आयनिक बंध होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो समान प्रकार के परमाणु के मध्य में होगा सहसंयोजक बंध होगा, हाइड्रोजन और P ब्लॉक के मध्य में भी सहसंयोजक होगा, जैसे एग्जांपल CH4, ठीक है, NH3, H2O, जितने भी एग्जांपल ले लो, जितने भी हैं हाइड्रोजन के साथ में P ब्लॉक के तत्व बनाते हैं HCl, तो वो सब कौन से होंगे, सहसंयोजक बंध उनके मध्य में पाया जाएगा। यहां पर अपवाद है सहसंयोजक बंध में। अपवाद क्या क्या है, मैं कहां लिखूं, अपवाद मैं आपको यहां लिख देता हूं। अपवाद क्या क्या है, देखिए अपवाद है यहां पर H और F, हाइड्रोजन और F क्या है, P ब्लॉक का है, ठीक है। तो मैंने कहा था या फिर नियम कहता है कि जितने भी हाइड्रोजन P ब्लॉक के मध्य में उन सब में क्या होगा, सहसंयोजक बंध होगा। लेकिन HF के मध्य में ध्यान रखना दोस्तों, आयनिक बंध होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से, एग्जाम में अगर HF आ जाए तो वहां पर सहसंयोजक नहीं करना है, वहां पर आयनिक बंध करना है। क्लियर। उसी प्रकार से दूसरा अपवाद क्या है, पहला अपवाद, दूसरा अपवाद है कि समान प्रकार के परमाणुओं में सहसंयोजक बंध होता है, सही बात है। लेकिन O3 के मध्य में सहसंयोजक और उपसहसंयोजक दोनों ही होगा। सहसंयोजक तो होगा ही होगा,
लेकिन साथ में उपसहसंयोजक भी होगा, तो सहसंयोजक भी होगा और उपसहसंयोजक बंध भी होगा। क्लियर है? दो अपवाद थे, एक तो एचएफ के मध्य में सहसंयोजक बंध नहीं होकर आयनिक बंध होता है, ठीक है। दूसरा अपवाद था समान प्रकार के परमाणुओं में, पी ब्लॉक के परमाणुओं में क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, लेकिन O3 में क्या होता है, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक दोनों ही होते हैं। क्लियर? अब चलिए तीसरा प्रकार का बंध है जो हमारा है कि पी ब्लॉक के तत्व यदि ऑक्सीजन की मात्रा उनमें 3 है या 3 से ज्यादा है, H3PO3, H3PO4, ठीक है, H2SO4, तो जहां पर पी ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं और उनके साथ में ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन की मात्रा 3 से ज्यादा है, O3, 3, 4, 5, ठीक है, तो वहां पर कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा 3 से ज्यादा है तो वहां पर कौन सा होता है, ऑप्शन में चारों ही आएंगे, आयनिक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, कोई नहीं। तो हमें कौन सा करना है कि यदि ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है और यदि ऑक्सीजन की मात्रा 3 या 3 से अधिक है तो वहां पर सहसंयोजक या उपसहसंयोजक दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल H2PO4, HNO3, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और O3 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कौन सा है, पी ब्लॉक का तत्व है और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 या 3 से अधिक ऑक्सीजन यदि पी ब्लॉक के साथ में जुड़ी हो तो वहां पर कौन सा होता है, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक थी दोस्तों, जिनसे आपके डायरेक्ट कोई सा भी बंध होता है वो सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने संकरण के बारे में पढ़ लिया, संकरण की कौन कौन सी उसकी देखिए ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं। दूसरी बार हमने ये पढ़ लिया कि बंध कौन से होते हैं और बंधों को किस प्रकार से हमें उनको पहचानना है, इजी गोइंग, ठीक है। एक तो होता है कि हम डिटेल में पढ़ते हैं इनको, सिंपल सी बात है, आपको बस आवर्त सारणी को याद रखना है। आवर्त सारणी में बस ये याद रखना है कि वो जो बंध किसी भी यौगिक का दिया हुआ है उसके मध्य में जो यौगिक में जो तत्व है या परमाणु है वो कौन कौन सा, एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है, हाइड्रोजन या एस ब्लॉक के मध्य में बन रहा है, हाइड्रोजन या पी के मध्य में बन रहा है, या एस और पी के मध्य में बन रहा है, या पी के 2 से अधिक परमाणु बन रहे हैं, या ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। तो बस ये 3-4 नियम है, छोटे छोटे से नियम थे, इनको याद रखकर हम किसी भी प्रकार के बंध को पहचान सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जैसे कि कमेंट्स में आपके हर कमेंट्स को पढ़ता हूं, तो आप दोस्तों कमेंट जरूर करो वीडियो पे, वीडियो उनको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, है ना। उससे मुझे पता चलता है कि किस बच्चे को प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए एक चीज सरप्राइज लेकर आने वाला हूं आपके लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी डाउट आता है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, या फिर किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि हम एक सिस्टम से या फिर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना दीजिए, तो आप उस टॉपिक को कमेंट में जरूर बता दीजिए, या फिर नीचे मैंने व्हाट्सएप लिंक दे रखा, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिए सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा या यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।